स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आएगा, है ना। हमने ऑलरेडी एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ा, दो पढ़ लिए थे, सॉलिड स्टेट भी और सॉल्यूशंस भी। हालांकि सॉलिड स्टेट नहीं है सिलेबस में, ठीक है, बट सॉल्यूशंस एक हो गया है। ये दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों पड़ा है इसको समझना। बेसिकली this is the branch of chemistry which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy। इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा रेडॉक्स रिएक्शन में। आप लोगों ने क्लास 11 में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा हुआ, पूरा एक चैप्टर था ना रेडॉक्स रिएक्शन का। इसलिए आज किसी को याद है डेफिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन की? Simultaneously, right? The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously। तो बात आती है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन? कोई और? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन के टर्म्स में, राइट। तो हम ये डेफिनेशन पढ़ते थे कि अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो रिडक्शन, एंड ऑक्सीजन का अगर एडिशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन। एक ये डेफिनेशन हो सकती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हो जाएगा रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन। एंड नॉट जस्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह अगर कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो भी वो कंसिडर करेंगे आप। नॉट जस्ट ऑक्सीजन, सल्फर है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, these all are electronegative elements। तो अगर उनका भी रिमूवल होता है तो उसको भी हम रिडक्शन कहेंगे, या उनका भी एडिशन होता है तो उससे अपन ऑक्सीडेशन कहेंगे। और हाइड्रोजन ही नहीं, इसके अलावा कोई अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा तो उसको भी अपन कंसिडर करेंगे। मतलब डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और इसकी डेफिनेशन जस्ट ऑपोजिट। रिडक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर है? तो ये दो डेफिनेशन हो गए। इसके अलावा हम एक डेफिनेशन और पढ़ते थे जो एक्चुअली में इस चैप्टर में काम आने वाली है। वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के बेसिस में। दैट वाज द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इफ अ रिएक्शन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, then it is termed as oxidation, and if it involves gain of electron, then it is termed as reduction। ये था इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इन शॉर्ट ना हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस है ऑल आर रेडॉक्स रिएक्शंस। क्योंकि किसी ना किसी रिएक्शन में ये सब तो होना ही है। आपने तो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल दिए ना, मतलब कहीं ऑक्सीजन का रिमूवल नहीं हो रहा है, मान लो क्लोरीन का रिमूवल हो रहा है, तब भी उसको रिडक्शन बोलोगे। अब वो क्लोरीन रिमूव हुआ तो कहीं ना कहीं जाके ऐड भी होगा, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा। तो हर रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है इन केमिस्ट्री। उसके अलावा 4 टाइप के रिएक्शन हम और पढ़ते थे, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन। ये अलग अलग टाइप है, पर हम चारों को रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, या जहां पे दोनों एक साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एक रिएक्शन का है जो आप लोग क्लास 10 में ही पढ़ते थे। वो क्या था? Zn plus CuSO4 gives you ZnSO4 plus Ca। हालांकि आप पहले इसको उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में पढ़ते थे। एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, जहां पे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से अलग कर दिया। दैट वाज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहीं पे हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज होगी जहां पे एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जो टॉप मोस्ट होगा वो मोस्ट रिएक्टिव, एंड जो नीचे होगा वो लीस्ट रिएक्टिव। तो उसमें जिंक आपके कॉपर के ऊपर है। तो रिएक्टिविटी के ऑर्डर में बात करना। हार्दिक सर है? हाँ, वेट करना, हार्दिक सर आएंगे तो बात कराना। ठीक है, तो अगर रिएक्टिविटी के ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। द रिवर्स रिएक्शन इज नॉट ट्रू।
मतलब कॉपर प्लस ZnSO4, सोचो कॉपर सल्फेट प्लस Zn हो जाएगा, दैट विल नॉट पॉसिबल, मतलब वहां पे नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है देखो, जिंक का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर देखो, थोड़ा सा हमें 11 का याद करना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर तो हमने निकालना अभी इसमें भी सीखा था कोऑर्डिनेशन नंबर्स में। जिंक एक एटॉमिक स्टेट में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ठीक है। अच्छा, एक डेफिनेशन हमने ऑक्सीडेशन का और 11th में पढ़ लिया था एक और, कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ। कैसे देखो, जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ तक क्लियर है सबको, कुछ पावर नहीं है ना उसका, 0। यहाँ पे जिंक का पावर है +2, मतलब अगर आप इसको ब्रेक करोगे ना दोनों को, यू विल फाइंड कि Zn2 पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव है, तब तो जाके ZnSO4 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। और क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। ये एक डेफिनेशन और हम पढ़े थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इन क्लास 11, जो हम रेडॉक्स रिएक्शन पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे। हाँ ना, ये चैप्टर सबके कोर्स में रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर इस जगह पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2। ये -2 पूरा सल्फेट आपका -2 पे। आप चाहो तो दोनों का अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का भी अलग निकाला जा सकता है और सल्फर का भी अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो कॉपर का +2 है, बट जब कॉपर इधर आया राइट हैंड साइड में, तब उसका क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हुआ है, देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो एक और डेफिनेशन ऐड हो जाएगी, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है किसी एलिमेंट का, दैट मींस इट हैज अंडरगॉन रिडक्शन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ता है, देन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है ये भी डेफिनेशन, है ना। और ऐसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी देखे हुए, हालांकि इस चैप्टर में हमें वो एजेंट्स का काम नहीं है, बट उसकी डेफिनेशन भी हमने 10th 11th में पढ़ी है कि ऐसे एजेंट जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड द वन व्हिच विल हेल्प इन रिडक्शन प्रोसेस, दे विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। इन शॉर्ट हम ऐसा बोलते थे कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक्चुअली में रिड्यूसिंग एजेंट होते थे, और जिनका रिडक्शन होता था वो एक्चुअली में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते थे, क्योंकि दोनों का डेफिनेशन ऑपोजिट है ना। एक से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं गेन होने वाला है तो उसका रिडक्शन होगा। अब क्योंकि उसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है, मतलब कहने का मतलब उसने इसको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प किया, तो वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्टीमेटली उसका रिडक्शन हुआ, और ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया ताकि वो रिड्यूस हो जाए, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ। समझ रहे हैं? तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, और जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे वैसे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं है, यहाँ बस हमें समझना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, और वो भी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। जहां आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, रिडक्शन हो रहा है, और जहां लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो कि आपने कॉपर सल्फेट एक बीकर में लिया, ब्लू विट्रियोल, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा, राइट। अब आपने उसमें जिंक की रॉड डिप कर दी, राइट। तो अपने आप यहां से सारा जिंक जो है ना वो Zn2 पॉजिटिव बन के निकलता रहेगा, लाइक दिस। ये रिएक्शन हो रहा है एक्चुअली वहां पे। क्या हो रहा है? जिंक रॉड के फॉर्म में है, मतलब वो एलिमेंटल फॉर्म में है, वहां जैसे ही उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट बिकेम Zn2 पॉजिटिव। समझ रहे ना? Zn2 पॉजिटिव क्यों बना? Zn2 नेगेटिव तो नहीं होगा ना, बिकॉज in elemental form zinc has got equal number of proton and electron. समझना इस चीज को ना, in elemental form या in atomic form zinc has got equal number of proton and electron, पर जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो अब उसके पास प्रोटॉन 2 ज्यादा है, तो टू शो दैट 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन हम यहाँ पे 2 चार्ज लगाते हैं, 2 पॉजिटिव। ये एकदम बेसिक सा चीज है जो आप लोग 9 10 में पढ़ते हो ना, कि ये 2 पॉजिटिव क्यों हुआ, ये 2 नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो उसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव, वही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बन के इधर निकलता रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कॉपर सल्फेट में से Cu2 पॉजिटिव बाहर आएगा, वो Cu2 पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके कॉपर बना देगा। तो ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, और ये हो रहा है रिडक्शन। अब जिस भी प्रोसेस में ये दोनों एक ही बीकर में होते हैं, एक ही बीकर में हो रहा है ना, यहीं पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जिंक धीरे से बाहर निकल रहा है,
ना, कॉपर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट। तो जिस भी रिएक्शन में, जिस भी रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन है ये, जिस भी रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों प्रोसेस यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे टेक प्लेस एट इन द सेम बीकर, उस टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन को हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली आपके दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो एक ही बीकर में हो रहा है, एक ही बीकर में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी में रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। पर अगर मैं एक और सिचुएशन दूं, जहां पे जो आप लोग शायद 11th में पढ़े भी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था आपको रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, जहां पे आपने कुछ ऐसा देखा होगा कि जिंक सल्फेट के अंदर हम जिंक रॉड को डिप कर देंगे और दूसरे बीकर में मैं कॉपर सल्फेट लूंगा और वहां मैं कॉपर रॉड को डिप कर दूंगा और दोनों का हम बाहर से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। क्या कह लिया मैंने? यहाँ पे आपकी जिंक रॉड है और यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट को लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और ये रहा आपका कॉपर रॉड, हाँ सॉल्ट ब्रिज का। अंदर से आपने पूरा कनेक्शन भी करके रखा हुआ है लाइक दिस, ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। और बाहर से हमने एक वायर लगा दिया है, ठीक है। यहाँ कोई बैटरी वैटरी नहीं लगी हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, जिंक यहां से निकलेगा, Zn2 पॉजिटिव बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन वो यही छोड़ देगा। ऐसे बहुत सारे जिंक निकलने वाले हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्ट करके यहां पे आएंगे, तभी तो हमने बाहर वायर लगाया। मे बी इट कैन बी कॉपर वायर, ठीक है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है वहां पे। वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहां तक जाएगा। इट इज हैविंग द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे तो यहाँ जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बन के चिपक जाएगा। तो यहां हुआ रिडक्शन, क्या हुआ यहाँ पे, कॉपर 2 पॉजिटिव ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और बन गया कॉपर, और जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और बन गया जिंक 2 पॉजिटिव। समझ में आ रही है रिएक्शन? अब यहां पे भी दोनों चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बट ये दोनों अलग अलग बीकर में। समझ में आ रही है बात? पिछले वाले में दोनों रिएक्शन, दोनों प्रोसेस एक ही बीकर में हो रहे थे, बट हियर बोथ द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन सेपरेट बीकर्स। तो इस टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ गए ना? हाँ एवरीवन, ठीक है। मतलब एक ही बीकर में होगा तो डायरेक्ट, और अगर अलग अलग बीकर्स में होगा तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। पर दोनों का कनेक्शन होना जरूरी है, वरना इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन यही रह जाएगा रॉड के पास। अगर आपने कनेक्शन नहीं किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं आ पाएगा और फिर रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, या इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे एक्चुअली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीजें पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वी आर गोइंग टू हैव टू पार्ट्स। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, जो 11th में भी था। और ये वाला पार्ट आप 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस, एनोड, कैथोड, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो आपका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड, उसके पास पॉजिटिव आयंस जाएंगे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास नेगेटिव आयंस जाएंगे, ठीक है। तो वो आपने ये वाला पार्ट। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, रिडॉक्स रिएक्शन दो टाइप के तो हम समझ गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हमें ये भी पता है कि कुछ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं और कुछ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो खुद से हो जाए, स्वाभाविक सी चीज। स्पॉन्टेनियस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? स्वाभाविक। हाँ, अचानक नहीं, स्वाभाविक, जो होना ही है। जैसे अगर पानी ऊपर है तो नीचे गिरेगा, स्वाभाविक सी बात है। पत्थर ऊपर से नीचे गिरा तो हाँ गिरेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा, नीचे से ऊपर थोड़ा गिरेगा, तो वो स्वाभाविक सी बात है। पर पानी नीचे से ऊपर चढ़ना, दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पर वो भी हो सकता है, बट यू हैव टू गिव सम एक्सटर्नल एनर्जी, आपको एक मोटर लगाना पड़ेगा, तब वो प्रोसेस होगा। समझ में आ रहा है? तो स्पॉन्टेनियस मतलब जो चीजें ऑब्वियस ही चीजें हैं, जो होने वाली है, जो स्वाभाविक है, उनको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। एंड नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए हमको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी बाहर देनी पड़ती है, बाहर से देनी पड़ती है, तब वो रिएक्शन होंगे। तो कुछ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ना, अपने आप नहीं हो पाते। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, NaCl है, उसको मैंने मेल्ट कर दिया,
तो वो बन गया मोल्टन NaCl। इट इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस। अभी सिर्फ NaCl सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आया है, अभी तक कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। नो न्यू थिंग हैज बीन फॉर्म, राइट। NaCl पहले सॉलिड फॉर्म में था, अभी वो लिक्विड फॉर्म में है, राइट। बट जब आप इसी मोल्टन NaCl में इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब क्या होगा, Na ब्रेक होके Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन देगा और Cl नेगेटिव वही इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl बनेगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जो NaCl आपका अभी मोल्टन स्टेट में था, जैसे ही आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया, मतलब पहले से नहीं हो रहा था वो अपने आप, तो मतलब एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, पर आप उसे करवा सकते हैं बाय गिविंग सम एनर्जी, एंड दैट एनर्जी वी आर गिविंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और तब ये आपने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब ये Na पॉजिटिव जो कि एक पॉजिटिव आयन है, ये कैथोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड के पास जाएगा। मतलब अब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, बट कब हुआ, जब इलेक्ट्रिसिटी पास। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसेस को, ये जहां पे होता है ना, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है तब जाके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। हमें दोनों चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में। फर्स्ट सेक्शन हम ये पढ़ेंगे जहां पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों देना पड़ा, क्योंकि वो रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस थे, तो उनको करवाने के लिए, टू मेक देम अकर, हमें बाहर से एक एनर्जी देनी पड़ी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। दिस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस क्यों बोलते हैं, लिसिस का मतलब बेसिकली ब्रेकिंग होता है, एंड इलेक्ट्रो मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रॉन से आ रहे, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने इसको ब्रेक किया, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब यहां क्या होगा, यहां ये रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस है। जैसे अभी पीछे हमने देखा ना, जिंक वाज डिप्ड इन जिंक सल्फेट एंड कॉपर वाज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। अपने आप यहां से जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, Zn2 पॉजिटिव बाहर आया, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए, मतलब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करना पड़ा, अपने आप ये चीज हो रही है। इनफैक्ट इस प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। कैसे, कुछ देर बाद क्या होगा ना, ये पूरा रॉड आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। और आपको पता है जब एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिसिटी कहां से कहां फ्लो होगी, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इन केमिस्ट्री भी जनरली से हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्जेस और लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव चार्ज। नो डाउट इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से ही आएगा हाई पोटेंशियल की तरफ। अगर आपने इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बोला है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहीं से यहीं ट्रेवल करेगा, समझ रहे, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन यहां जाने वाला है, राइट। बट इलेक्ट्रिसिटी आपकी यहां से यहां फ्लो करेगी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिसिटी विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वी आर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी पहले से ही बन रही थी ना, अपने आप हो रही थी, आपको करवाना नहीं पड़ा रिएक्शन, बट रिएक्शन वाज स्पॉन्टेनियस, खुद पे खुद हो रहा था वो रिएक्शन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, राइट। तो उस केमिकल एनर्जी की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। बस आपको करना क्या है, आपको सर्किट कंप्लीट रखना है। अगर आप ये सर्किट कंप्लीट नहीं रखोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा प्रॉपर, और फ्लो नहीं हो पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसलिए टू कंप्लीट दैट सर्किट हम बीच में सॉल्ट ब्रिज भी लगाते हैं। अगर आप सिर्फ ऊपर से वायर लगा दी तो ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है, यहाँ से ओपन है, आपने इस रॉड को तो इस रॉड से कनेक्ट कर दिया, बट ये क्या सर्किट कंप्लीट हो गया क्या? सर्किट क्लोज का मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी आपस में जुड़े, तो आपने यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। समझ में आ रहा है? सॉल्ट ब्रिज बेसिकली एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा, इसके अंदर एक पेस्ट होगा सॉल्ट का, जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा जस्ट टू मेंटेन न्यूट्रलिटी। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए, क्योंकि देखो सारे के सारे Zn2 पॉजिटिव बन के यहाँ बाहर आ रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा बहुत सारे Zn2 पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, अब आने वाले Zn2 पॉजिटिव को वो आने नहीं देंगे, वो रिपेल करेंगे ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे बहुत सारे Zn2 पॉजिटिव हो गए, अब अगला Zn जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये Zn2 पॉजिटिव उनको रिपेल करेगा, तो उनको निकलने में दिक्कत होगी। तो यहाँ से क्या होगा, एक नेगेटिव आयन आएगा और इस Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा।
तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन यही होता है, इट हेल्प्स इन मेकिंग द सॉल्यूशन न्यूट्रल, ताकि एक्सेस पॉजिटिव चार्ज या एक्सेस नेगेटिव चार्ज दोनों इलेक्ट्रोड में ना आ जाए और रिएक्शन वहां रुक जाएगा फिर, समझ रहे हैं? तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या जिसको अपन गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, ठीक है, जहां पे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हो रहा है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और यहाँ हो रहा है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। एक ही बीकर में होगा, यहाँ दोनों के लिए अलग अलग बीकर है, यहाँ हम दोनों को अलग अलग हाफ रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऐसा सेल जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऐसा सेल जिसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। किस चीज के लिए? कुछ ल्यूब्रिकेंट जैसे सॉल्ट ब्रिज कर सकते हैं, मतलब अब हम जो बेसिकली यूज करते हैं जनरली वो एक सॉल्ट होता है जिसका पेस्ट फॉर्म में हो, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर पाए। ग्लिसरीन अगर हाँ अगर यूज करते हैं, अपन ये वाला पढ़ेंगे ना, तो अपन इसको डिटेल में देखते हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहां पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले। मतलब यहाँ पे एक बैटरी लगेगी जो उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करने में हेल्प करेगी, स्टार्ट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। चलो तो हेडिंग डाल दिए सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें लिखना है, एक पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन लिख लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, electrochemistry is the branch of chemistry which deals with the प्राजक्ता सानिया, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. which deals with the relationship between electrical energy and chemical changes taking place in redox reaction. Chemical changes taking place in redox reaction, मतलब वही केमिकल एनर्जी, ठीक है। that is how chemical energy produced in a redox reaction, can be converted into electrical energy, or how electrical energy can be used to bring about a redox reaction, which is otherwise non-spontaneous. ये जो that is के बाद लिखे अपन, that is how chemical energy is utilized in the form of electrical energy, converted into electrical energy. इन दोनों में से कौन सा आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, कौन सा लाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए बोला गया है? तो अपन लिखे हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल, सेकंड वाला पढ़ो अच्छे से। दैट इज हाउ केमिकल एनर्जी इन अ रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये पहला जो लाइन है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए है, और जो बाद में लिखे अपन, और हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज used to bring about a redox reaction which is otherwise non-spontaneous. ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, वही NaCl वाला एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है।
नेक्स्ट मेन में डालना इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस पहले अपन ये वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इसको डेफिनेशन लिखो इसको। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, it may be defined as a process of decomposition of an electrolyte, decomposition of an electrolyte by the passage of electricity, by the passage of electricity, by the passage of electricity through its aqueous solution, through its aqueous solution or molten state, or molten state, or molten state। इसका क्या मतलब हुआ? डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आप एक इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक कर रहे हैं, जैसे NaCl था, आपने इसको ब्रेक किया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डिकम्पोजिशन, राइट? बट अल्टीमेटली दिस Na पॉजिटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू Na एंड दिस Cl नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू Cl2। तब आप बोलोगे कि हाँ वाकई में आपका NaCl जो है वो अपने एलिमेंट्स में डिकम्पोज हो गया। बट ये तभी होगा जब आप बाहर से इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। समझ रहे हैं? ये आप लोग 10th में पढ़ते थे कि एक टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एक होता था थर्मल डिकम्पोजिशन और एक होता था फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एक में आप हीट करके डिकम्पोज करते थे, एक में आप लाइट की हेल्प से डिकम्पोज करते थे, और एक में आप इलेक्ट्रिसिटी देकर डिकम्पोज करते थे। वहां आप एग्जांपल पढ़ते थे वाटर का। क्या लाइट्स जो होता है उसमें केमिकल ब्राउन बॉटल में रखते हैं, हाँ डार्क बॉटल में रखते ताकि वो डिकम्पोज ना हो जाए। AgCl AgBr, आप AgCl और AgBr को जनरली डार्क कलर बॉटल में रखते हो ताकि वो डिकम्पोज ना होके, डिकम्पोज होके Ag और Cl2 ना बन जाए, क्योंकि वो AgBr को हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तभी वो फोटोग्राफी में जो प्रोसेस होता है वो एक डार्क रूम में होता है, ठीक है, ताकि वो AgBr ही रहे, Ag और Br2 में ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू दिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी है जिसको आप ब्रेक करने वाले। एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही हो रहा है। यू वांट टू सेपरेट दैट इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स एलिमेंट्स। आपको NaCl को Na और Cl2 में कन्वर्ट करना है, ब्रेक करना है, डिकम्पोज करना है, इसलिए आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो। जहां पे हमने उस समय वाटर का डिकम्पोजिशन करके H2 और O2 बनाया था, राइट? वाटर आप ऐसे फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते उसको H2 और O2 में, you have to do some chemical reaction, और उसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहे हैं। ठीक है, तो दैट इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ आइदर इन एक्वस सॉल्यूशन, या फिर वो अपने फ्यूज्ड फॉर्म में होना चाहिए। फ्यूज मतलब मॉल्टन फॉर्म में, फ्यूजन बोलते हैं ना, मेल्टिंग का एक और नाम क्या होता था, फ्यूजन। तो या तो वो मॉल्टन फॉर्म में होना चाहिए या तो वो फ्यूज्ड स्टेट में होना चाहिए, तो वही, या तो अपने एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए। मतलब सॉलिड NaCl इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। NaCl अगर अपने सॉलिड फॉर्म में है तो इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? दे आर द लिक्विड कंडक्टर्स, आप बोल सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट आर द लिक्विड कंडक्टर्स या एक्वस कंडक्टर्स। जैसे आपके सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, दीज आर सॉलिड कंडक्टर्स, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे आयंस की हेल्प से, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, they are actually conducting electricity inside the electrolyte। क्लियर है? ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट हमेशा एक्वस या फिर मॉल्टन स्टेट में होना चाहिए। वो अपन इसमें लिख दिया डेफिनेशन। क्लियर है सबको डेफिनेशन इलेक्ट्रोलिसिस की? ठीक है, इसका सेटअप के बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे कि आपका सेटअप कैसा होता है इलेक्ट्रोलिसिस का, तो नीचे लिखना द apparatus in which electrolysis takes place, the apparatus in which electrolysis takes place is called as
electrolytic cell. Electrolytic cell. Electrolytic cell. Full stop. It consists of a glass vessel. It consists of a glass vessel. It consists of a glass vessel in which electrolyte in the form of an aqueous solution or in the molten state is taken. Full stop. Two metal rods are dipped. Two metal rods. हम ग्राफाइट भी ले सकते हैं. ग्राफाइट मेटल नहीं है, but we know that कि ग्राफाइट can also conduct electricity, है ना? ग्राफाइट एक बहुत कॉमन इलेक्ट्रोड होता है ग्राफाइट. ठीक है. तो two metal rods are dipped in and are connected to a source of electricity. Are dipped in and are connected to a source of electricity. A battery. Source of electricity. Bracket में battery लिख रहे हैं. Okay. These metal rods are called electrodes. These metal rods are called electrodes. These metal rods are called electrodes. Hyphen डाल के लिखना. The one connected to negative pole. The one connected to negative pole of the battery is called cathode. And last sentence complete कर दो दूसरे वाले के लिए. Hyphen डाल के क्या लिखिए? The one connected to the negative pole of the battery is called cathode, and the other, which is connected to positive pole, is called anode. ये डायग्राम बना लो. इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसमें क्या होने वाला है एक्चुअली में. प्रैक्टिस भी ना करो. समझे? अब देखो उसका मैकेनिज्म क्या होता है. मान लो यहाँ पे मैंने molten NaCl दिया हुआ. ठीक है. Molten NaCl is taken as the electrolyte. ठीक है. ये पूरा आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस है ना, एक थ्योरी होती है जिसको अपन कहते हैं आयनाइजेशन थ्योरी. The electrolysis process is based on ionization theory.
जिसका मतलब क्या है, वो थ्योरी क्या स्टेट करती है कि जब भी आप एक इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास कराओगे, इट विल ब्रेक अप इनटू इट्स आयन, जैसे कि ये हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा होने के बाद जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे दे विल रश टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड, एंड जितने भी नेगेटिव आयंस है दे विल रश टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज एनए। तो ऑब्वियसली बात है ना कि जैसे ही आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, NaCl ब्रेक हो गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और ये दोनों जाके अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में जाके तो उसके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब पहुंचने के बाद क्या करेंगे, इनकी टेंडेंसी होगी कि ये न्यूट्रल होंगे, वहां जाने के बाद दे विल बिकम न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, जैसे Na पॉजिटिव Na बनना चाहेगा एंड Cl नेगेटिव Cl बनना चाहेगा। न्यूट्रल का मतलब तो ये हुआ कि जो उनके पास चार्ज है वो हटेंगे, यानी कि Na पॉजिटिव वहां जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा, क्या करेगा, गेन, क्योंकि लूज तो पहले से ही करा हुआ है ना वो। Na पॉजिटिव बना, Na पॉजिटिव क्यों है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, अब वो अपने इलेक्ट्रोड के पास यानी कैथोड के पास जाएगा, वहां वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा Na, ठीक है। इन द सेम वे दिस क्लोराइड आयन इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड, वहां जाके ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, समझ गए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वही ये Na पॉजिटिव गेन कर रहा है, समझ आ रहा है। एक ही बीकर में दोनों हो रहा है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक से। इसको इस प्रोसेस को कहते हैं पर एक्चुअली डिस्चार्जिंग। योर Na पॉजिटिव इज डिस्चार्ज्ड एज Na इन दिस इलेक्ट्रोड, सॉरी इन कैथोड ना, ठीक है, whereas Cl negative is discharged in the form of Cl in anode, क्लियर है। अब ये Cl एक और Cl क्या मिक्स होकर Cl2 बन के गैस बन जाएगा और आपका Na यहीं पे डिपॉजिट होना चालू कर देगा। जितना भी Na है ना आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जाएगा और यहाँ पे डिपॉजिट होना चालू कर देगा। इसी प्रोसेस को अपन डिस्चार्जिंग बोलते हैं, ठीक है। देखो इसका मैकेनिज्म, सब एंड डालना, मैकेनिज्म, ये जो मैंने समझाया इसको लिख लेते हैं। इसका सेल का मैकेनिज्म, हाँ, जो अंदर हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद, अब वो प्रोसेस पहले स्पॉन्टेनियस नहीं था, अब वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अब वो रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हुआ ना ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्योंकि क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगा, हाँ या ना। और ये होगा आपका ऑक्सीडेशन। हमेशा ध्यान रखना कि कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है, ये कैथोड है राइट, कैथोड में हमेशा रिडक्शन एंड एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन, क्लियर है। जितने भी Na पॉजिटिव हैं वो कैथोड में जाएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बन के डिपॉजिट हो जाएंगे, रिडक्शन AOCR। एनोड में ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड में रिडक्शन होगा हमेशा। ये चीज वहां के लिए भी ट्रू है जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, जबकि वहां पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ हम, हाँ गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल, यहाँ हम बोलते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका कैथोड है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है राइट, बट वहां उल्टा हो जाएगा, वहां आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड हो जाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड होगा, उल्टा होगा इसको जस्ट। वहां प्रोसेस भी तो उल्टा हो रहा है ना, वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं केमिकल एनर्जी से, यहाँ हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, समझ रहे दोनों में डिफरेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो AOCR ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये हमेशा ट्रू है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड में ही होगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड में भी होगा। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो जो हम लोग दो बीकर वाला पढ़े थे वहां भी यही हो रहा था, देखो Zn यहां से निकल के Zn2 पॉजिटिव बना, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपका एनोड है, ठीक है। और देखो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड था ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, Zn2 पॉजिटिव बाहर आएगा, तो ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट, क्लियर। इससे तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, अब करंट यहां से यहां, तो ये आप कहलाएगा एनोड व्हिच इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बट हियर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। बट कंसेप्ट यही है, एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन, क्लियर है चीज। मैकेनिज्म देखो हाइफन डाल के, सर मोस्ट बैटरी में ये सेटअप होता है, मोस्ट
बैटरी का यूज करते हैं ऐसी टाइप का सेटअप रहता है। ऐसा नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल वाला रेडियल सेल। आपका ये जो मोबाइल में बैटरीज है, आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हो ना, आप मोबाइल चलाते समय थोड़ा करंट, मतलब आप जो बैटरी लगाए उससे करंट आपको मिल रहा है, राइट। जो आप जो सेल्स यूज करते हैं जनरली, वो आपके वो सेल्स है सारे इलेक्ट्रोकेमिकल, नॉट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इसका यूज कहाँ है तुम? अभी तो एक यूज बताया मैंने, इसमें से मैंने सोडियम और क्लोरीन अलग किया कि नहीं? हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, यानी कि वो जो आप लोग मेटलर्जी पढ़ते थे, याद है मेटलर्जी? नाम सुना है मेटलर्जी? जहां पे आप एक मेटल को उसी के ओर से एक्सट्रैक्ट करते थे, उसका लास्ट प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है, जहां पे आप उस क्रूड मेटल को, यानी कि इम्प्योर मेटल को प्योर करते हो। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली। बट जो हम जितनी भी बैटरीज, ड्राई सेल लेड बैटरीज, गाड़ियों में जो हमारे बैटरीज होती हैं, लेड एसिड बैटरीज, कार में जो होती है, एमरॉन का देखते हो आप लोग बैटरी लगी हुई है, हमारे स्कूटीज में भी बैटरी होती है जिससे आप सेल्फ स्टार्ट करते हो, वो खराब हो जाती है तो आपका सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। वो सारी बैटरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, गैल्वेनिक सेल्स, समझ रहे हैं? हम पढ़ेंगे लेड एसिड बैटरी के बारे में भी, हम पढ़ेंगे जो कार्स में यूज होती है, ठीक है। कमिंग बैक टू हियर, यहाँ क्या बता रहा था मैं अभी? नहीं, मैकेनिज्म से पहले अभी कुछ और भी बोला था। बाकी ये कहाँ यूज होता है? एक तो मेटलर्जी हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका एक प्रोसेस होता है NaOH बनाने का। NaOH समझते हैं? कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने NaCl का मॉल्टन फॉर्म लिया, राइट? अगर आपने NaCl का एक्वस फॉर्म लिया होता, एक्वस भी ले सकते हैं ना अपन, दोनों बात किए ना कि इलेक्ट्रोलाइट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मॉल्टन स्टेट और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। मॉल्टन में कोई दिक्कत नहीं है, दो ही टाइप के आयन थे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। और जहां एक्वस सॉल्यूशन है वहां पे 4 टाइप के आयन आ जाएंगे। कौन कौन से? 2 और आएंगे। वाटर भी तो डिसोसिएट होगा ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, मतलब अब एक एक एक्स्ट्रा कैटायन और एनायन बढ़ गए। अभी तक एक ही कैटायन था मॉल्टन स्टेट में और एक ही एनायन था मॉल्टन स्टेट में, पर अब हमारे पास 2 आयंस और बढ़ गए हैं, और वो दोनों आयंस किसके हैं? वाटर के, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अब दोनों के बीच में लड़ाई होगी कि कौन जाएगा कैथोड के पास, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। वो पॉजिटिव की बात कर रहा हूं ना मैं, दोनों पॉजिटिव कैथोड की तरफ भागेंगे। अभी Na पॉजिटिव के पास तो कोई कंपटीशन नहीं था, राइट? जब वो मॉल्टन स्टेट में था तो Na पॉजिटिव अकेला पॉजिटिव आयन था, तो ये फ्रीली गया कैथोड के पास। पर जब H पॉजिटिव भी रहेगा तब दोनों भागेंगे कैथोड के पास, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है। बोथ विल हैव द टेंडेंसी टू गो एंड अट्रैक्ट टुवर्ड्स कैथोड, बट डिस्चार्ज कोई एक ही हो पाएगा, समझ रहे हैं? डिस्चार्ज कोई एक ही हो पाएगा, और वो वही होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट डिस्चार्ज कम हो, वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। या फिर NaOH बनेगा और H पॉजिटिव का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना वो कम होता है। तो अभी Na पॉजिटिव जाके डिस्चार्ज हुआ, पर अगर आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे ना तो H पॉजिटिव जाके डिस्चार्ज होगा, Na पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो क्या होगा मैं बता रहा हूं आप लोग को, मैकेनिज्म बाद में लिखते हैं। ये आपका सॉल्यूशन है, अब इसमें 4 आयन है, बाकी बना देता हूँ। ये आपका हो जाएगा एनोड, सॉरी हाँ ये एनोड, और ये हो गया आपका कैथोड, राइट? अब हमारे पास 4 आयन हो गए। एनोड की तरफ दोनों पॉजिटिव भागे, सॉरी दोनों नेगेटिव भागेंगे, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव एनोड की तरफ आएगा, और Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ आते हैं। बट इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए ये जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज हो गया, और इन दोनों में इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो ये जाके इलेक्ट्रॉन लूज करके डिस्चार्ज हो गया। अल्टीमेटली आपको एक तरफ से क्लोरीन गैस बाहर आती हुई नजर आएगी और एक तरफ से हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी, दोनों गैस बन रहे हैं, और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बैठ के रिएक्शन देखेंगे। तो इनको कहेंगे अपन स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर्स होते हैं ना जो बैठ के देखते हैं, तो ये एक्चुअली वही है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और बन जाएगा कॉस्टिक सोडा। एक्चुअली ये कॉस्टिक सोडा बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। जो भी इंडस्ट्री कॉस्टिक सोडा बनाती होगी, कॉस्टिक सोडा आता है ना मार्केट में,
NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से नहीं दिखता है वो, उसका जनरल नेम कॉस्टिक सोडा होता है, तो उस नाम से दिखता है। तो ये बेसिकली कॉस्टिक सोडा बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इसको अपन क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोर नाम सुना इसलिए वाला नाम, क्लोर एल्कली 10th में पढ़ा होगा सीबीएसई वालों ने, आईसीएसई वालों को नहीं पता कब पढ़े, पर पढ़े होंगे, याद नहीं आ रहा। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोले, क्योंकि एक तो एल्कली बन रहा है, NaOH इज एन एल्कली, एल्कली alkali sodium. एल्कली सुने हैं ना, बेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, सुने हो ना। तो ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उसे हम एल्कली बोलते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट सारे बेसिस एल्कली नहीं है, क्योंकि सारे बेसिस एल्कली सॉरी पानी में डिसॉल्व नहीं होते, तो इसलिए सारे बेसिस एल्कली नहीं है, बट ऑल एल्कलीज आर बेसिस, क्योंकि एल्कली के डेफिनेशन नहीं है ना कि एल्कलीज आर द बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या दिया था, क्लोर एल्कली प्रोसेस। प्रोसेस का पूरा रिएक्शन क्या होगा, आप NaCl और पानी ले लिए और आपने इसमें क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया, और आपको क्या मिला, NaOH सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल गया, साथ में Cl2 गैस एंड H2 गैस लिबरेट हो गई, तभी इसका नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस पड़ा। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस का नाम एप्लीकेशन है जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। दो प्रोसेस, दो समझना है, एक तो हो गया इलेक्ट्रोलिसिस को अपन यूज करते हैं मेटलर्जी में टू मेक द क्रूड मेटल प्योर, और दूसरा आपका ये भी एक प्रोसेस है जहां पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसको यूज करते हैं कॉस्टिक सोडा बनाने में, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के तो आपको एप्लीकेशन पता ही है, ठीक है। ओके, देखो मैकेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, the process of electrolysis is based on ionization theory, is based on ionization theory, is based on ionization theory. Full stop. According to this theory, according to this theory, according to this theory, whenever an electrolyte, आप लोग इलेक्ट्रोलाइट का कोई और एग्जांपल दे सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट NaCl होता है, एक NaCl हो गया, और salt, salts और acids, bases, these all are electrolytes, ठीक है। एसिड क्या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ना, एसिड भी तो एक्वा सॉल्यूशन होता है, एसिड बिना पानी के बन जाएगा क्या, HCl, dilute HCl. अब ये एसिड, हाँ, तो ये सब आपके इलेक्ट्रोलाइट ही होंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एसिड, इट कैन बी अ बेस, इट कैन बी एनी aqueous solution of salt या molten form। हाँ, तो करके whenever an electrolyte is dissolved in water, whenever an electrolyte is dissolved in water, whenever an electrolyte is dissolved in water or is taken in the molten state, or is taken in the molten state, or is taken in the molten state, comma, the electrolyte dissociates to produce, the electrolytes dissociate to produce, the electrolyte dissociates to produce, dissociates to produce positively and negatively charged ions, positively and negatively charged ions. Full stop. On passing electricity, on passing electricity, on passing electricity, the positively charged ions, the positively charged ions move towards कहाँ? Move towards cathode, move towards cathode, whereas negatively charged ions, अभी तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को कैटायन बोलते हैं ना, क्योंकि वो कैथोड की तरफ जा रही है। हाँ, उसको हाँ,
क्या लिखे? The positively charged ion move towards the cathode, whereas negatively charged ion move towards anode. ठीक है, ये पहुंच तो गए वहां तक. अब वहां जाके करेंगे क्या? तो on reaching there, देखो on reaching there, ये वाला देर थोड़ी ना, वहां पहुंचने के बाद बोलते ना, EIR वाला देर होगा ना. मतलब वहाँ देश वाला तो देर मतलब वाला उनका होगा. हाँ ठीक ठीक. On reaching there, the ions, on reaching there, the ions will lose their charge, and become neutral. मेरी क्या इससे से अलग है. यहाँ देर आएगी यूज देर चाहिए And lose their charge and become neutral. मेरी ऐसे से अलग. वो भूल गया. And become neutral. ठीक है. फुल स्टॉप. अब न्यूट्रल कैसे बनेंगे? कैटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है ना. एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसका वो एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा. तो द कैटायन विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. देखो, द कैटायन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड. द कैटायंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड, whereas anion give electrons to the anode. सही है स्टेटमेंट? Cation accept electrons from the cathode, whereas anion give electrons to the anode to become neutral. Thus oxidation occurs at the anode. While reduction takes place at the cathode. ठीक है, इसको अपन प्राइमरी चेंज बोलते हैं. मतलब Cl नेगेटिव Cl बन गया जाके, H पॉजिटिव H बन गया. दिस इज प्राइमरी चेंज. तो अगर प्राइमरी चेंज है तो कुछ सेकेंडरी चेंज भी होगा. सेकेंडरी चेंज का मतलब क्या हुआ? पर क्या ये H बन के बाहर थोड़ा निकला, ये तो निकला हाइड्रोजन गैस जैसा है. और क्लोरीन भी ये Cl के फॉर्म में बाहर नहीं जा रहा है. फाइनल प्रोडक्ट तो Cl2 ही है ना. तो अब ये H एक और H का कंबाइन करके H2 बनाएगा. दिस इज सेकेंडरी चेंज. पहले जो चेंज हो रहा है उसको अपन प्राइमरी चेंज बोल रहे हैं. ऑल द H positives are converted into H, all the Cl negatives are converted into Cl. This is primary change. तो सबसे पहले होने वाला. अब Cl मिलके Cl2 बना लेंगे, H मिलके H2 बना लेंगे. दैट इज सेकेंडरी चेंज. क्लियर? तो ये प्रोसेस आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो रहा है. ठीक. तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे NaCl ले लेंगे, फिर इसका मोल्टन फॉर्म अलग लेंगे, एक्वस फॉर्म अलग लेंगे. 2-3 सॉल्ट और देखेंगे. जब इनका इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट्स. आपके प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे. समझ में आ रहा है? तो इसका तो आसान था कि इसके पहले वाला मोल्टन वाला आसान था कि Na और Cl ही है. तो अब जाहिर सी बात है Na पॉजिटिव जाके कैथोड में अटैक करेगा, तो इन कैथोड यू विल गेट Na, और एनोड की तरफ से आपको क्लोरीन गैस निकलती हुई नजर आएगी. दैट इज सिंपल. यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी हुआ कि कौन जाएगा. तो जहां पे हमने एक फैक्टर यूज किया डिस्चार्ज पोटेंशियल का. डिस्चार्ज पोटेंशियल डिसाइड करेगा कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा और कौन सा आयन बैठ के देखेगा, स्पेक्टेटर होगा. हाँ लिखेंगे ना. ये नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल दूंगा तो करवा दूंगा. अभी हमको एग्जांपल नहीं लिए. नेक्स्ट क्लास में हम 4-5 सॉल्ट का देखेंगे, है ना, कि इनका इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट क्या होगा. मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है कि इन द गिवन रिएक्शन या इन द गिवन कंडीशन आपको बता देगा कि मैंने ये इलेक्ट्रोलाइट किया है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, आप इनका इलेक्ट्रोलिसिस करके बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनल. हमें क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो इससे क्वेश्चन ऐसे हैं.
उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अरे एक क्वेश्चन आज बोल के इसका तो टीम को आयोडो में कन्वर्ट करना तो 3 को आयोडो